ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत खुशी हो रही है कि लगातार आप पहाड़ों पर चढ़ती जा रही हैं और लगातार एक से बढ़कर एक चोटियों को फतह करती जा रही हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोजियोस्को को फतह किया है। बताएं इसके बारे में कैसा लग रहा है? सर ये मेरा पांचवा महाद्वीप का समिट था और हालांकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2228 मीटर ही था। एक दिन का ही ट्रैक था, लेकिन मैं एक्साइटेड थी अपनी 7 महाद्वीपों की यात्रा में एक कदम और बढ़ाने के प्रति। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और हालांकि जो हर पहाड़ होता है उसकी अपनी एक क्या कहना चाहिए, हाँ, विशेषता भी होती है और दूसरा उसकी अपनी एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट कम है तो हम बहुत जल्दी चढ़ गए या बिना कठिनाई के चढ़ गए, ऐसा नहीं था। जब हमने रात में अपना टेंट लगाया तो एक जंगल में टेंट लगाना हुआ था हमारा, और रात में जब हम उठे तो हमारे चारों तरफ हिरण के झुंड थे। तो जो आंखें चमक रही थी, एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसके बाद थोड़ा से ही आगे गए, क्योंकि जब हम बाहर टेंट में रुकते हैं तो वहाँ कोई वॉशरूम या बाथरूम नहीं होता है, हमको झाड़ियों की ओट में ही सब कुछ करना होता है। तो जब हम उठे तो थोड़ा आगे गए तो हमको कंगारू मिल गए। तो इस तरह जंगल में एक और नया अनुभव मुझे मिला। और हालांकि किसी ने हमारे पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन एक मेरे लिए ये नया अनुभव था, ये हमारे लिए वो था। और दूसरा ये था कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो रहा था। जब हम दिन में आए थे तो टेम्परेचर करीब 26 था, लेकिन रात में वो -2 हो गया था। तो वो भी एक डिफ़िकल्टी थी। दूसरा, जब हम चढ़ने गए, हवा भी काफ़ी तेज़ थी वहाँ पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट कम है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी। कुछ ना कुछ तो आपको फेस करना ही होती है। तो इस तरह मैंने वहाँ पर समिट किया और मैं 5 महाद्वीपों के हाईएस्ट जो माउंटेन हैं उनको कर चुकी हूँ। पांचवा एक एवरेस्ट मेरा अधूरा रह गया है इस साल का। तो कंप्लीट तो 4 ही किए हैं मैंने। तो 4 महाद्वीप की आप चोटियों को फतह कर चुकी हैं। 7 महाद्वीपों का आपका संकल्प है और उम्मीद करते हैं कि जिस जुनून के साथ आप आगे बढ़ती जा रही हैं वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। ये पहाड़ों पर चढ़ने का जो नशा होता है या फिर दीवानगी होती है, वो कैसे पैदा हुई आपके मन में? सर ये 2017 की बात है, जब मैं कुछ रोटरी क्लब के बच्चों के साथ में एक ट्रैक पे गई थी। और उसके पहले मैंने कभी कोई ऐसा ट्रैक नहीं किया था, कभी मैं पहाड़ों पे नहीं गई थी, मैंने पहाड़ कभी पास से देखे नहीं थे। और मेरा तो यही मानना है कि अगर जो भी व्यक्ति पहाड़ पे जाता है, पहाड़ अपना जादू तो उस पे कर देते हैं। तो ऐसा ही जादू कुछ मेरे ऊपर भी हुआ। और जब मैं वहाँ पहुँची और उसके जब हम हाइट पे पहुँचे, वो 4200 मीटर था। और वहाँ से जो नज़ारा था उसने मुझे इतना ज़्यादा आकर्षित किया कि मेरे मन में एक विचार आया कि क्या अगर मैं बिना किसी फ़िटनेस के यहाँ तक आ गई हूँ और अगर मैं एक अच्छी फ़िटनेस के साथ में रहूँ तो क्या मैं एवरेस्ट कर सकती हूँ। ये विचार मुझे वहीं आ गया था। लेकिन एवरेस्ट को सोचना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन उसकी तैयारियाँ हैं। तो मन में जब एक बार विचार आ गया था तो फिर मैंने उसके लिए कोशिशें शुरू की। और वो एक के बाद एक जैसे ही मैंने पहाड़ चढ़ने शुरू किए तो वो मेरा जुनून भी बढ़ता गया। और पहाड़ मुझे आज भी आकर्षित करते हैं। अगर एक पहाड़ से मैं उतर के आती हूँ, अगर दूसरे दिन ही कोई बोल दे कि वहाँ चलना है तो मैं फिर तैयार हो जाती हूँ। और ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती और वहाँ पहुँच के जो सुकून मिलता है, जो मानसिक शांति मिलती है, वो मेरे ख्याल से आप नीचे रह के तो नहीं अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहाड़ों से जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके भी शब्दों में बयां करना बहुत कठिन होता है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहाड़ आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और पहाड़ क्या सिखाते हैं? पहाड़ हमको अपनी लिमिटेशंस बता देते हैं कि क्या है। तो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो सीखना तो यही है कि हम अपने आप को कितना फिट रख पाए हैं। मेरा तो एक ही मकसद था कि अगर मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ तो मेरी एक तो फिटनेस बहुत अच्छी हो गई है, और जिस उम्र में मैंने ये सब कुछ सोचा है तो ये एक महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का विषय रहेगा कि अगर मैंने 48 साल की उम्र में सोचा और 54 साल की उम्र में मैंने एवरेस्ट को फ़तह करने की कोशिश की, तो
कोई भी महिला कुछ भी सपना देख सकती है और वो उसको पूरा कर सकती है और उसके लिए उम्र कोई बंधन नहीं होती है। तो यही मेरा एक मानना है। और पहाड़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। दूसरा एक तो है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप समय का सदुपयोग आपने कैसे किया है और वहाँ जाके आपको समय का कितना ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हमें पहाड़ सिखाते हैं। दूसरा जो मुश्किलें आती हैं उनको कैसे आप मानसिक रूप से शांत रह के कैसे पूरा कर सकते हैं, ये भी आप पहाड़ों पे जाके ही सीख पाते हैं। क्योंकि वहाँ आपको हर कदम पे एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उस कठिनाई को आप कैसे पार कर लेंगे, ये एक सिखाते हैं। और वो जब आप लौट के आते हैं तो वो बहुत चीज़ें बहुत काम आती हैं। जब हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं तो उनमें ये चीज़ें आती हैं काम, कि हमने वहाँ कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था, कैसे हमने जो हमारे सामने कठिन वक्त आया था उसको हमने कैसे उसको सफलता में बदला। तो ये चीज़ें तो सिखाता है। आपने पहली चोटी किस उम्र में फ़तह की है? मैंने पहली चोटी की है 49 साल की उम्र में, 49 की उम्र में मैंने मनाली का देव टिब्बा किया था, जो 6001 मीटर हाइट का है। और ये मेरी अपनी खुद की परीक्षा थी, क्योंकि मुझे कहीं से भी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं मिली और ना ही मुझे कहीं से किसी के द्वारा इसकी जानकारी मिली। तो जब मैंने एवरेस्ट सोचा तो मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली। फिर मैंने अपने आप ही सारी तैयारियां की। तो उन्हीं तैयारियों में देव टिब्बा मेरा सबसे पहला पर्वत था और वो इसलिए मैंने चुना था कि वहाँ पर जाके मुझे 3 तरह की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। एक ज़ुमारिंग से आप कैसे चढ़ते हैं, दूसरा आप आइस पे कैसे चलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि इन सब चीज़ों के लिए क्या कपड़े पहने जाते हैं, कौन से जूते पहने जाते हैं, कैसे चला जाता है। तो ये सारा कुछ मुझे देव टिब्बा से सीखने को मिला। वहाँ जो हमारे गाइड थे उन्होंने मुझे ट्रेंड किया और धीरे धीरे करके मैंने अपने लिए पहाड़ों को चुना था कि मैं इस पहाड़ को चढ़ूँगी तो मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी, दूसरा चढ़ूँगी उससे ये ट्रेनिंग मिलेगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एवरेस्ट था, पर एवरेस्ट के साथ में मेरे 7 महाद्वीप भी होते चले जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और वाक़ई बहुत अच्छी बात है। 49 साल की उम्र में आपने जब पहली चोटी को फ़तह किया, तो 49 साल की जो उम्र होती है वो हमारी तकरीबन वही पहाड़ सी लगती है, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं और महिलाओं के साथ तो बहुत सारे दायित्व होते हैं जिन्हें उनको पूरा करना होता है। अपने आप में बहुत ही अनूठा आपका ये प्रयास रहा है और बहुत ही जुनून के साथ आपने इसे पूरा किया है। और क्या सोचा फिर आपने कि मैं इस उम्र में ये कर पाऊँगी या नहीं? सर मेरा मतलब बचपन से ही जो मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं और जो मेरी कहना चाहिए स्वभाव है कि अगर मैंने किसी चीज़ की ज़िद कर ली है तो मैं उसको पूरा करके ही मानती हूँ। फिर उसमें चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, मैं पीछे कभी हटती नहीं हूँ। तो यही मेरा एवरेस्ट का जुनून भी रहा है कि मैंने सोच लिया था। घर से भी सभी ने कहा कि आपकी फ़िटनेस तो कुछ है नहीं, कैसे कर पाओगी? तो मैंने कहा था कि नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं कोशिश करूँगी और हर जगह जब भी मैं किसी पर्वत पे चढ़ने का विचार करती हूँ और जो मेरा गाइड बोलता है कि आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तो हर बार मैं उसको यही बोलती हूँ कि हम कोशिश करते हैं, हम जहाँ तक जा पाएँगे वहाँ तक जाएँगे और अगर हमसे नहीं बनेगा तो हम वापस लौट के आएँगे। पर ऐसा कभी हो नहीं पाया, हर जगह मैंने फ़तह किया है। तो ये आपकी एक ज़िद होना चाहिए किसी काम को करने के प्रति। सही बात है। अगर ज़िद है तो आप हर काम को संभव कर पाते हैं। बहुत सारी चोटियों पर आप पहुँची हैं, बहुत सारी चोटियों को आपने विजयश्री हासिल की है, फ़तह किया है। क्या माहौल रहता है जब इस तरह के हम चोटी पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ का जब लोकल एटमॉस्फेयर क्या बोलता है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं? कुछ बारे में बताइए। जब हम चोटी पे पहुँचते हैं सर, तब तो मतलब इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। मतलब किसी भी देश का व्यक्ति हो, सिर्फ भारतीय ही नहीं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कई देशों के लोग हमें मिलते हैं चोटी पे और हर व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा ही बहती है। तो वहाँ पहुँच के सबकी भाषा एक हो जाती है, सबका मतलब एक ही उसमें लय में हो जाते हैं और हर व्यक्ति मतलब अश्रुधारा सबके बहती रहती है और कुछ बोल नहीं पाता है। जब वहाँ 2 से 4 मिनट, 5 मिनट हम लोग रुकते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलने लायक हो पाते हैं। तो
हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, हर व्यक्ति का अपना जुनून होता है। कोई इसलिए चढ़ता है कि मेरा नाम हो, कोई इसलिए चढ़ता है कि मुझे कोई डिसेबिलिटी वाला होता है, वो अपनी उसको फ़तह करना चाहता है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, बताना चाहता है, इसलिए चढ़ता है। सबके अपने-अपने एवरेस्ट हैं, सबके अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। तो इस तरह सब लोग आते अलग-अलग उससे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पहुँच कर सब एक हो जाते हैं, लगता है कि दुनिया एक हमारी मुट्ठी में आ गई है। ज्योति जी, हम जानना चाहते हैं कि जब इस प्रकार के आप लगातार पहाड़ों पर चढ़ती आ रही हैं और अपने सारे आपके ख्वाब हैं उसको पूरे करते जा रही हैं, तो यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा मिला है आपको? भोपाल का रिस्पॉन्स कैसा मिला है? अपने साथियों का रिस्पॉन्स कैसा मिला है? किस प्रकार का आपको सराहना, एप्रिसिएशन मिला है? सर, सबने बहुत ज़्यादा सराहा है, क्योंकि इस उम्र में किसी महिला का पहाड़ों पे जाना, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हर जगह से मुझे सराहना तो बहुत मिली है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी इस मंच से कि जब भी कभी मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए बात की है कहीं भी, तो लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया है। उनको लगा कि इस उम्र में अगर हम इस व्यक्ति पे इतना पैसा लगाएंगे तो शायद वो बेकार जाएगा। तो आगे के एक्सपीडिशन के लिए मेरी लोगों से अपील है, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सपीडिशन किए हैं वो मैंने अपने खुद के पैसों से किए हैं या मेरे परिवार के सहयोग से हुए हैं। तो आगे के एक्सपीडिशन के लिए मैं चाहूँगी कि मुझे कुछ सरकार से या फिर जो संस्थाएं हैं प्राइवेट, वो अगर मेरी मदद करें तो आगे के 2 अभियान भी मेरे सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आपने बताया कि ट्रेनिंग आपको नहीं मिली है, उसके बावजूद आपने खुद को इस प्रकार से ढाला कि आप चोटियों पर चढ़ सकें। तो क्या तैयारी करती हैं फिर आप अपने हिसाब से? किस प्रकार की प्रिपरेशन होती है जब किसी चोटी को फ़तह करने का मन में ख़्याल आता है? शुरुआत तो सर मेरी ऐसी थी कि मैं दौड़ना भी नहीं जानती थी, और मैंने धीरे-धीरे करके पहले तो दौड़ना ही शुरू किया। और दौड़ने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चली कि आपकी जो है बॉडी स्ट्रेंथ के साथ-साथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना था कि अगर आप जब 45 से ऊपर हो जाते हैं तो मेंटल स्ट्रेंथ मेरे ख़्याल से तो सबकी बढ़ ही जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया होता है। तो काफ़ी कुछ हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे हम माइनस की तरफ जाने लगते हैं। विशेषकर महिलाएं 45 के बाद में जो उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारी जी, समस्याएं होती हैं। तो मेरा भी वही था। तो मैंने अपने आप को पहले माइनस से ज़ीरो पे लाई, ज़ीरो से प्लस में लाना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। लेकिन मुझे एक समझ लीजिए फ़ार्मूला समझ में आ गया था कि अगर पहाड़ों पे चढ़ना है तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो 12 से 15 किलो वज़न आपके कंधे पर होता है। पैरों में आपके जो जूते होते हैं वो भी 1 से सवा किलो के होते हैं। तो जब मैंने लोगों से बात की थी तो लोगों का कहना था कि आपको अगर एवरेस्ट जाना है तो आपको 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मेरी एक ज़िद थी कि मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से परिवार के साथ रही हूँ, मेरा अपना एक बिज़नेस है, इन सबको छोड़ के मैं एवरेस्ट नहीं कर सकती थी। तो मेरी ये भी ज़िद थी कि मैं सब कुछ करते हुए ही एवरेस्ट पे जाऊँगी, और वो मैंने करके दिखाया है। तो मेरी तैयारियों में ये था कि जो 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग थी और इतने वज़न के साथ थी, तो मैंने एक वेटेड जैकेट बनाई है। तो उस जैकेट को पहन के मैं अपना सुबह अगर मैं रनिंग करके आ गई हूँ तो फिर मैंने उस जैकेट को पहना, पैरों में 1 किलो और 2 किलो के कफ्स लगाए, और मैं अपने घर के सारे काम 5 से 6 घंटे तक उसको मैं पहन के रखती थी, और मेरे घर के काम भी हो जाते थे और मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाती थी। तो इस तरह मैंने अपने आप को किया। दूसरा, मैंने अपने हर काम में एक्सरसाइज इंक्लूड कर ली थी, चाहे वह मेरा कपड़े धोने का काम हो, चाहे मेरा झाड़ू लगाने का काम हो, या कुछ भी काम है, घर के काम हैं, उनको एज अ एक्सरसाइज मैंने किया था। अगर मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं स्क्वाट पोजीशन पे पानी से उनको निकालती थी, तो इस तरह मेरे स्क्वाट हो जाते थे। या मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, जब व्यक्ति नहाने जाता है तो पटे पे बैठ के नहाता है, लेकिन मैंने वहाँ पर भी पंजों के बल बैठ के नहाना शुरू किया। मतलब हर जगह मैंने एक्सरसाइज की है और अपने काम करती गई हूँ। इस तरह मेरी दिन भर एक्सरसाइज होती रही और मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होती रही, और मैं एवरेस्ट के लिए तैयार
हो गई इस तरह से। वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ बात आपने बताई है कि आपने खुद को किस प्रकार से ढाला है और खुद को किस प्रकार से ट्रेन किया है ताकि आप वो तसव्वुर जो आपके मन में है कि पहाड़ों पर क्या आलम होता होगा, वो आप उसको साकार कर सकें। वाक़ई जी। बहुत ही एक और सराहनीय आप बात है। जी, एक और ट्रेनिंग में एक और बात थी कि ये मुझे पता चला कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत ऊँचाई पे जाते हैं, तो हम खाना नहीं खाया जाता है। तो खाना नहीं खाया जाता है, तो इससे क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारे माउंटेनियर जो हैं, एकदम डल हो जाते हैं, खाना नहीं जाता है, डल हो जाते हैं और वहीं से उनको वापस आना पड़ता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसके लिए मैंने ये तैयारी की थी, हालाँकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था कि जब मैं दौड़ने जाती थी सुबह, तो बिना खाए जाती हूँ, जबकि आप किसी भी रनर से बात करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि सुबह वो एक अच्छी खासी कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेता है, उसके बाद रनिंग करने जाता है। और मेरा ये था कि मैं अपने शरीर को इस तरह ढालूँ कि वो शरीर अपना ही खाना, जो फ़ैट हमारे पास में डिपॉज़िट होता है, उसी को वो यूज़ करे। तो मैं जब सुबह दौड़ने जाती थी, तो मैं बिल्कुल बिना खाए सिर्फ़ 1 ग्लास गर्म पानी पी के ही जाती थी। तो इस तरह मेरा शरीर जो था, वो इसके लिए भी तैयार था कि अगर उसको खाना नहीं मिलता है, तो वो अपने शरीर की ही एनर्जी ले और आगे बढ़े। तो इस तरह जब मैंने अपना शरीर को भी इस तरह ढाला, तो मुझे पर्वतों पे आज तक कभी इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है कि मैं ऊपर गई हूँ और 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाई हूँ, तो मैं डल हो गई हूँ या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या मेरा शरीर इस लायक नहीं बचा है कि मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ाऊँ, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। मतलब आपने वो अभ्यास जारी रखा जिसके माध्यम से आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रही और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकीं। जी। आप लगातार सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ी हुई हैं और घर परिवार भी सँभालती हैं, बिज़नेस भी सँभालती हैं। तो किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर आप ये काम भी कर पाती हैं कि आप पहाड़ों को फ़तह कर सकें? सर, इसके लिए तो अ, या तो ऊपर वाले की मेहरबानी कह लीजिए जी। कि वह भी मेरे ऊपर है। दूसरा, मेरे फैमिली का भी सपोर्ट है और जब मैं बाहर जाती हूँ, तो मेरा बिज़नेस जो है, मेरे देवर हैं और मेरी बहन है। ये दोनों मिलके मेरे साथ ही काम करते हैं, पर जब मैं बाहर जाती हूँ, तो पूरी तरह से ये मेरा बिज़नेस सँभालते हैं। घर पे मेरे पतिदेव रहते हैं जी, 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 जी। तो मेरे पतिदेव की ज़िम्मेदारी भी ये दोनों ही उठाते हैं, हाँ, मेरे देवर और मेरी बहन। हाँ। तो इन सब की वजह से, एक परिवार के सहयोग की वजह से मैं 1 महीने 2 महीने के लिए जा पाती हूँ। तो मेरा मानना भी यही है कि जो व्यक्ति कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के सब करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण संबल देता है, जी। महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को पारिवारिक तौर पे भी जुड़े रहना चाहिए। अगर वो अपने सपने पूरे करता है, तो परिवार का सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस तरह मेरे सारे काम हो जाते हैं और जो सामाजिक काम हैं, उनके लिए भी टाइम तो निकल जाता है। बिल्कुल। देखिए, टाइम तो सबके पास उतना ही है हुँ। और उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर है। और पर्यावरण के लिए भी मैंने काफ़ी काम किया है। पिछले 15 सालों से मैं पेड़ लगा रही हूँ और हमारे घर के सामने एक छोटा-सा जंगल मैंने लगा लिया है और करीब मैंने पौधे तो कई लगाए हैं, पर करीब 50 से 60 पेड़ मेरे घर के सामने लगे हुए हैं और मैं लगाने के साथ में पालने पर भी विश्वास रखती हूँ वाह! और ये लगातार मेरा जारी है। जहाँ भी मुझे जगह खाली मिलती है, तो वहाँ मैं पेड़-पौधे लगाती हूँ। ये वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ बात है ज्योति जी और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कह रही हैं, वो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, उसको ज़रूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे। आप नारी जगत का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो अपने जैसी बाकी सखियों से, अपने बाकी महिला वर्ग से क्या निवेदन करना चाहती हैं कि जिस प्रकार के आप संकल्प लेकर चल रही हैं, तो वो ही आप किस प्रकार से पूरा कर सकती हैं? मेरा सभी से कहना है कि 50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, 50 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो सभी महिलाओं से यही मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि वो ये ना समझें, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि 50 के बाद लोग जब सारी ज़िम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते हैं, तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब हम क्या करें? तो मेरा उनको एक सजेशन है कि वो अपने उन सपनों को पूरा करें जो कभी उन्होंने बचपन में देखे थे। वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने माउंटेनियर का सपना देखा है तो सबको माउंटेनियर ही बनना है। अगर आपने बहुत छोटे-छोटे से सपने देखे हैं कि कभी आपको कढ़ाई, सिलाई, बुनाई या पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में या नृत्य में, किसी में भी आपका कभी इंटरेस्ट रहा हो, बचपन में रहा हो, आप उसको शुरू कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल और फिर से एक नई ज़िंदगी
की तरह लगेगी और आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी। और इस तरह मुझे लगता है कि 50 के बाद जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और तबीयत ख़राब होती है, और वो अगर अपने आप को किसी एक विधा में पारंगत ना भी करें पर बिज़ी कर लें, तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकती हैं, जैसे मैंने पाया है। मैं सभी को कहना चाहूँगी कि अगर मैंने अपने शरीर को माउंटेनियरिंग के लिए तैयार किया और इतनी एक्सरसाइज की हैं, तो इन 5-6 सालों में मैंने किसी भी तरह की हार्मोनल चेंजेस वाली तकलीफ़ों को नहीं भोगा है। तो मेरा मानना है कि अगर अच्छी एक्सरसाइज करें, आप दिन भर अपने किसी काम में व्यस्त रहें, तो शारीरिक तौर पे आप ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगली मंजिल क्या है जिसको आप सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर मुझे पहुँचना है? अगले मेरे 2 बच्चे हैं, एक अंटार्कटिका है जो कि साउथ पोल के पास में है, और दूसरा है अमेरिका का देनाली। तो अमेरिका, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में माउंटेनियरिंग को कोई जानता ही नहीं है, तो यहाँ जानकारियाँ भी मुझे नहीं मिल पाती हैं। और हाल ही में मैं अभी 5 तारीख को अमेरिका जा रही हूँ, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ दिवाली मनाऊंगी, और दूसरा देनाली के लिए मैं पता करके आऊँगी कि वहाँ कैसे जाना है, कौन मुझे लेके जाएगा, गाइड वगैरह से बात करके आऊँगी। तो ये मेरा अगला कदम है, और उसके साथ ही मैं अंटार्कटिका के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। और जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, किसी चोटी पे चढ़ते हैं, पर्वत पे जाते हैं, तो बहुत सारे गीत भी हमारे मन में आते हैं जो हमें जोश देते हैं, उत्साह देते हैं। कुछ इस प्रकार के गीत आपके मन में चलते हैं जब आप यात्रा पर निकलती हैं लंबी? सर, एक ही बार मैंने गाना गाया है जो कि क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका के हम जब अकनकागुआ गए थे और वहाँ बादल हम लोगों के नीचे थे, तो तभी हमने एक गाना गाया था कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे। वाह, वाह, वाह! तो इस तरह के गीत हमें बहुत ऊर्जा देते हैं। जी। चलते-चलते क्या कहना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से? अ, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि किसी भी उम्र में कोई भी सपना देखा जा सकता है, और जो अभी तक नहीं सोचा है वो आप सोच सकते हैं, और जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ज्योति जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही और आपसे बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हुई आपके फ़ील्ड को लेकर, पर्वतारोहण को लेकर, आपके समाज सेवा को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो लक्ष्य तय करके रखा है, आने वाले समय में आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी, और जो आपका अभी 3 महाद्वीपों का जो अभी सपना है, वो भी पूरा होगा। इतना समय देने के लिए, इतनी चर्चा करने के लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।